जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान, जिसका रेफरेंस हमने लिया है रुक्मिणी की बुक। रुक्मिणी की बुक एक बढ़िया बुक है। इससे हम लोग अपना पीवाईक्यू कर लेंगे और काफी अच्छा नॉलेज हम लोगों को मिल जाएगा। इससे हम क्वेश्चन फंसा सकते हैं एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं कि ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे नॉन टेक्निकल का हो और रेलवे टेक्निकल का हो। टेक्निकल में ईएसएम वगैरह हो गया जी, जैसे एलपी, असिस्टेंट डीजल इलेक्ट्रिक, लोको सुपरवाइजर, ठीक है। टेक्नीशियन, जेई, सेक्शन इंजीनियर, ये सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेट पुलिस के लिए सीसा, टीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट, एस्टेट, ये सभी एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग मेनली आरआरबी एनटीपीसी को फोकस कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी को, और आरआरबी एनटीपीसी का पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन था? मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी। ये पूरा एक चैप्टर है, ये ग्रेविटेशन। उस चैप्टर में जो पहला नियम पढ़ने को मिलता है यही मिलता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है, न्यूटन ने दिया है, कोपरनिकस ने दिया है। तो इसको दिया है न्यूटन ने। देखिए न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि कोई दो पिंड हैं, ठीक है, ए और बी, मान लीजिए। ये दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, बल, ये कैसे होगा? मान लीजिए ये M1 है, M2 है, दोनों का द्रव्यमान है। M1 इस द्रव्यमान A1 A का है और M2 द्रव्यमान B का है। और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है। तो इनके बीच के जो लगने वाला बल होगा, कैपिटल F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपातिक। M1 M2 के गुणनफल के समानुपातिक, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। मतलब यहां से ये रिलेशनशिप देता है फोर्स का, और यहां से आता है F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी, एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, और ये M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी क्या है? ये कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए ये जो नियम दिया, ये जो न्यूटन ने नियम दिया, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए इसमें कुछ और पॉइंट भी दिए हुए हैं, हम लोग वो पॉइंट भी देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो दिया है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है, जीरो होता है, मतलब जी इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके मतलब ये विषुवत रेखा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा विषुवत रेखा, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पर जो जी का मान है वो क्या है? जीरो होगा। और विषुवत रेखा यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम। ये न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा। और ये ये पोल है, मतलब ध्रुव। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लें। चलिए बात करते हैं। देखिए जी का मान जो है वो डिपेंड किस पर करता है, तो देख लेते हैं। जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर पे। अब यहाँ देखिए स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो गया? जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर।
अब देखिए मास ऑफ अर्थ तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। और कैपिटल जी का मान तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नियतांक है। नियतांक है, नियतांक मतलब जिसका, जो ऐसा अंक जिसका मान नियत हो, मतलब नियत मतलब निश्चित हो। तो अगर ऐसा कोई मान जो ऐसा अंक है जो निश्चित है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो उसके उसको भी आप हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो स्मॉल जी का मान किस पर डिपेंड कर रहा है देखा जाए तो आर ई स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए विषुवत पर हम जानते हैं कि रेडियस ज्यादा होता है, और यहाँ पर पृथ्वी जैसे कि एक समान नहीं है, अंडाकार में है, तो यहाँ पर रेडियस कम होगा, यहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा। तो जब रेडियस ज्यादा होगा यहाँ पर, अगर ये मान ज्यादा है तो ये मान क्या हो जाएगा, कम। अगर ये मान कम है तो ये मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पर रेडियस ज्यादा है तो कम है, तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर न्यूनतम होता है और यहाँ पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि रेडियस यहाँ पर तो बिल्कुल कम होता है, तो एक चीज आप और देखेंगे कि ये मास पे भी तो थोड़ा डिपेंड कर रहा है, मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है, तो मास भी तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर का फॉर्मूला अलग है। अगर गहराई में जाने का फॉर्मूला देखें तो जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी 1 - स्मॉल डी अपॉन आर ई, आर ई, ये हो जाएगा। देखिए जब आप सेंटर की तरफ जाएंगे ना, तो स्मॉल डी आपका मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये ऐसा वैल्यू आएगा जब ये, मतलब कि ये पूरी वैल्यू ही किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगी तो ये जी डैश भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए निगेटिव नहीं हो सकता, जी का मान निगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि डायरेक्शनल अगर देखा जाए तो, चूंकि जी एक वो है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो निगेटिव तो हो ही सकता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, जी में डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वैल्यू नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में निगेटिव नहीं जाएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो जी डैश का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर केंद्र मतलब केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्रुव पर जी का मान, ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, महत्तम होगा, मतलब अधिकतम होगा। ऊंचाई पर जी का मान घटता है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, पृथ्वी है, पृथ्वी से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ हाइट में, ठीक है, तो जी का मान क्या होगा, घटता है। कैसे घटता है, क्योंकि जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1 - 2h अपॉन आर ई, ये होता है। अब देखिए, ये ऊंचाई पर जाने पर मतलब ऊपर जाने पर, और गहराई में जाने पर, नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जी डैश इक्वल टू जी 1 - स्मॉल डी अपॉन आर ई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तो अब यहां से ऐसे रेडियस तो चेंज होगा नहीं, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ये मान बड़ा होता जाएगा। तो ये पूरा मान क्या, ये मान जैसे जैसे बड़ा होगा तो इस इसकी वैल्यू क्या होगी, जो है घटती जाएगी। ठीक है, सॉरी, देखिए इस फॉर्मूले से पहले एक फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी अपान 1 + h अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहां से आप देखेंगे कि जैसे जैसे h का मान क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा,
ज्यादा होता जाएगा। तो ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी होती जाएगी। अब चूंकि ये वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और 1 से बड़ी है तो जैसे हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा डिवाइड करने पर। तो जी का मान जी डैश जो है यहाँ पर मतलब हाइट पे जाने पर जो जी का मान है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। जी डैश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हाइट पे जा रहे हैं, स्मॉल जी तो पृथ्वी के सरफेस पर होता है, ठीक है। और जी डैश नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब वही जी का मान जो कह रहे हैं आप, तो नीचे पर जाने पे क्या हो जाएगा, नीचे पर जाने पर भी भी कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मान कुछ ना कुछ होगा और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। अगर 1 से छोटी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जी का मान चाहे पृथ्वी के आप ऊपर जाएं और चाहे नीचे जाएं, घटेगा ही घटेगा, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है, मतलब सतह पर अधिकतम होता है, बाकी ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ घटेगा ही। ग्रही गति के नियमों की खोज केपलर ने की थी। केपलर किसका खोज किया था, ग्रही गति मतलब आपने एक पढ़ा होगा कि ये यहाँ पे आप ले लो सन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कौन, चक्कर लगा रहे हैं। नौ 8 ग्रह हैं, ठीक है। प्लेटो को हटा गया दिया गया था 2006 में, उसके बाद से 8 हो गए थे, नहीं तो 9 था। तो ग्रहों के तरफ जो चक्कर लगाने वाली जो कंडीशन है उसके लिए क्या फॉर्मूला था, वो किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का बल बराबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी के अपेक्षा दोगुनी हो जाए, मतलब ये रही पृथ्वी, ये सूर्य हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए अभी आर है, और ये दूरी क्या कर दे, दोगुना कर दे, मतलब 2r कर दे। तो बताइए क्या बताना है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो बल है, फोर्स कितना लगेगा। अब मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। अब यहाँ पे नियम हम वही लगाएंगे, कौन सा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन वाला। तो ये बोलता है कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है, उस उसके उसका जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल लगता है। तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर, मतलब कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पहले की अपेक्षा 2 गुना, नहीं 2 गुना नहीं हुआ, पहले की अपेक्षा 4 गुना, नहीं 4 गुना भी नहीं हुआ, पहले की अपेक्षा आधा, नहीं आधा नहीं हुआ, पहले की अपेक्षा एक चौथाई, मतलब कि क्या हो गया, एक चौथाई हो गया, हमारा आंसर मिल गया, एक चौथाई हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो सूर्य पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा एक चौथाई हो जाएगा। जो मैंने नियम अभी बताया वही नियम यहाँ पर लग रहा है। चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि मतलब किसी पिंड का क्या कह रहा है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m, भार से भिन्न होता है, तो भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्यों होता है, भिन्न क्यों होता है, अलग क्यों होता है, पहले हम लोग ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द्रव्यमान एक चर राशि है, चर राशि मतलब कह रहा है कि ये एक वेरिएबल है, चर राशि जो जिस राशि का मान बदलता रहे, जबकि भार स्थिर राशि है। अब ये गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। द्रव्यमान चर राशि नहीं है, द्रव्यमान अचर राशि है, और भार जो है ये चर राशि है, मतलब वेरिएबल है, भार जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन पहले ही क्वेश्चन गलत कर, ये शुरुआत में ही गलत हो गया। देखिए भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन, भाई परिवर्तन होता ही नहीं है द्रव्यमान में, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है,
विषुवत रेखा में से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या कह रहा है? विषुवत रेखा से विषुवत रेखा से ध्रुवों पर, अगर ध्रुव पे आप गए तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। अब ये देखिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कह रहा है द्रव्यमान हर जगह स्थित रहता है, वो आप जा रहे, और भार में कह रहा है वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी। चौथा क्या है? पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। अब देखो, ये पोर्शन सही है। पदार्थ की मात्रा का मापक क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और भार क्या है? एक बल है। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। क्वेश्चन में आप देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। अब यहाँ पे हमें वो बताना है, क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में जो पूछ रहा है वो ऑप्शन यही सही होगा कि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार क्या है? एक बल है। ये डिफरेंस बताने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला भी दिखा दे रहा हूं। जो m है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। और w जो है ये होता है mg, मतलब m पर डिपेंड। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब चूंकि पृथ्वी पर है तो g एक ही जगह क्या यूज करेंगे? g यूज करेंगे। तो F इक्वल टू mg, तो w क्या है? एक तरह का बल है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान रहता है। ये बात गलत है, सभी स्थानों पर एक समान नहीं रह सकता, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है mg, और g का मान प्रत्येक स्थान पर समान नहीं रहता है। g का मान अलग अलग होता है। g का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में क्या बोला? विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, तो ये भी गलत हो गया। और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये सही हो गया। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, तो मैदान और पहाड़ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैदान और पहाड़ पर जी का मान का जो है डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जी का मान जो होता है वो होता है जीएमई अपन आर स्क्वायर। ठीक है, जीएमई अपन आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मैदान और पहाड़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि क्या कह रहा है? विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर, भाई ध्रुवों पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जी इज इक्वल टू क्या होता है? जीएमई अपान आर स्क्वायर। और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो g का मान जहां ज्यादा रहेगा वहां पर भार ज्यादा रहेगा, और g का मान जहां कम रहेगा वहां भार कम रहेगा। ठीक है, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। घूर्णन गति से यहाँ मतलब है क्या? नहीं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, यहाँ पर भी मतलब। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, इससे नहीं मतलब है। उपरोक्त में से कोई भी संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए ये ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं रेडियस से। क्या विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि आर इक्वल टू पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? आर का मान जो आर ई है, इसका मान ध्रुवों पर कम होता है, तो जब ये कम रहेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर ये ज्यादा होता है रेडियस, तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिपेंडेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? मतलब यहाँ पर किस चीज पर ये सब डिपेंड कर रहा है? तो भार किस पर डिपेंड कर रहा है? ये देखें तो रेडियस पे कर रहा है, और यहाँ रेडियस की बात ही बिल्कुल नहीं की गई है, त्रिज्या की बात ही बिल्कुल नहीं की गई है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू पी और डब्ल्यू ई, क्या कह रहा है? उत्तरी ध्रुव, पी मतलब पोल, डब्ल्यू पी क्यों कह रहा है? पी मतलब पोल। ठीक है, और डब्ल्यू ई विषुवत रेखा पर, ई मतलब इक्वेटर, इक्वेटर मतलब होता है विषुवत रेखा।
ठीक है, विषुव। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? यहां पर देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू ई कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब पृथ्वी के का जो, मतलब अगर कोई पिंड रखा है बाहर, उसका विषुवत रेखा पर डब्ल्यू पी और विषुवत सॉरी ध्रुव पर डब्ल्यू पी और विषुवत रेखा पर डब्ल्यू ई है, तो डब्ल्यू ई में तो परिवर्तन होगा लेकिन डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जी का मान यहाँ पर चेंज नहीं होगा घूर्णन के कारण। उसका रीजन है, फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, चलिए बता ही देता हूँ। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लेमडा। अब यहाँ ये आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे फिर से फार्मूला मैं लिख लेता हूँ साइड में एक जगह, क्लियर जहाँ पे दिखाई दे आप लोगों को, क्लियर जहाँ पर दिखेगा उस जगह लिखता हूँ। देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। अब देखिए, पृथ्वी ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक एक फॉर्मूला है घूर्णन के लिए, इस वाले एंगल को लेमडा कहते हैं, ठीक है, यहाँ से। और ओमेगा तो आप लोगों को पता ही है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग। ठीक है, ये कोणीय वेग है। आर रेडियस हो गया, ठीक है। अब देखिए, रेडियस तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर चक्कर सिर्फ कॉस लेमडा से है, मतलब ये लेमडा के मान से है। अगर यहाँ पर देखें तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा विषुवत रेखा पर। और यहाँ पर लेमडा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ध्रुव पर, पोल पर, और ये विषुवत रेखा पर। तो कॉस जीरो क्या होगा? कॉस 0 डिग्री 1, और कॉस 90 डिग्री 0। तो अगर हम ये देखें तो इस ये वाला वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा 0 कब होगा? जब ध्रुव पर कोई पिंड होगा। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्रुव पर। और विषुवत रेखा पर जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब कुछ वैल्यू इसमें से घट जाएगी। इसका मतलब जी जी का मान विषुवत रेखा पर कम, और जी का मान ध्रुव पर बराबर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो मतलब डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पोल पे अगर वही पिंड रखा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाया जाएगा उसमें आपके कमेंट को कंसीडर करते हुए आपके डाउट का सलूशन दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग पता है कि इसमें एक एक नंबर का बहुत महत्व है। अगर आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, कई साल बर्बाद हो जाएंगे। वैकेंसी बार बार जल्दी जल्दी नहीं आती है, तो इसीलिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें, और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। देखिए, फॉर्मूला सिंपल सा है। अब लिफ्ट मान लीजिए, ये लिफ्ट है, ठीक है, इस पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है। जब ये लिफ्ट नहीं जा रही है, मैं सिंपल लिफ्ट नहीं जा रही हूँ उस पर देख रहा हूँ, तो ये आदमी है, इसका मास मान लेते हैं m है। तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ
ये जो नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसको mg कहेंगे, ऊपर की तरफ रिएक्शन है r, r इज इक्वल टू mg। ठीक है, सिंपल, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन होगा या देखिए एक समान वेग है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो बात तो वही जाएगी, तो एक समान वेग से ऊपर जाए नीचे जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ चक्कर केवल यही है, त्वरण वाले से है, त्वरण वाले से त्वरित त्वरित होगा ऊपर जाना और त्वरित गति से नीचे आना, यही वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। देखिए, तो त्वरित गति से अगर ऊपर जाए या त्वरित गति से नीचे आए, त्वरित त्वरण से, ठीक है, त्वरण में गमन करे ऊपर या नीचे, इस कंडीशन में आपको कैसे ये काम करेगा। देखिए, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में आदमी चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, पहला क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं, तो अगर एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जाने पर ए है, देखिए mg कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और आर किधर है, इधर ही है, तो ए दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब आर इज इक्वल टू आर प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू जी। मतलब रिएक्शन यहां पर देखें, रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर चूंकि एम जी, एम जी को ही हम डब्ल्यू कहते हैं, एम जी को ही हम डब्ल्यू कहते हैं, याद होगा। तो आर प्लस एम ए, ये आपका हो गया क्या, डब्ल्यू। और दूसरा नीचे की तरफ जाते हुए देख लें, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ देखिए, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, और रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फिर से दिखाता हूँ, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, देखिए आर नीचे की एम जी नीचे की तरफ है, और m इंटू ए भी नीचे की तरफ है, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा mg और ma, ये दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। mg मतलब w, ठीक है, इसी को हम w बोलते हैं, वेट, और इज इक्वल टू आर रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इरेज करने में दिक्कत होता है, तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस एम ए, आर माइनस एम ए, मतलब इसमें आर रिएक्शन में एम ए जुड़ रहा है और इसमें घट रहा है, तो आप बताओ ऊपर जाने पर एम जी बढ़ रहा है कि नीचे जाने पर। अब आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन सी सही है। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करेगा तो भार बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएगा तो भार घटेगा। आप लोगों में से मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा भी जो लिफ्ट में ना चढ़ा हो। लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपका वजन बढ़ गया है, और लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है तो ऐसा लगता है कि वजन घट रहा है, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बुक में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं, जो चीज मैंने बताई वही चीज सेम वही चीज है। अब आप देखिए, किसी पिंड, क्वेश्चन नंबर 9, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। गलत है, भिन्न कैसे हो सकता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ फिर गलत हो गया, क्योंकि द्रव्यमान भिन्न नहीं करना है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, बराबर है, ये ठीक है, किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट राशि है, और भार भिन्न हो जाएगा क्योंकि जी का मान चंद्रमा पे अलग होता है। चंद्रमा पे जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, हाँ, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, मान लीजिए जी डैश, ये पृथ्वी का 1/6 होता है, मतलब
1/6 होता है, ठीक है। 1/6 टाइम होता है। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, चौथा भी देख लेते हैं। उसका द्रव्यमान और भार दोनों पूर्व उतारे जाएंगे, ये बात भी गलत है, क्योंकि भार तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट, शाफ्ट मतलब सुन, में धागे से एक गेंद बंधी है, ठीक है। एक समान घूर्णित शाफ्ट है, एक शाफ्ट होगा इस तरीके से, मान लीजिए उसके अंदर धागे से एक गेंद लटक रही है, ठीक है, बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है, मतलब ऐसे शाफ्ट घूम रहा है और धागा जो है शाफ्ट पे लिपटने लग रहा है, और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए इसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अब देखिए कोणीय वेग डिपेंड किस पे करता है, पहले तो W इज इक्वल टू थीटा बाई टी, इस पर डिपेंड करता है। अब ये थीटा क्या है यहाँ पर, ये थीटा क्या है, ये है कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन मतलब ये एक एंगल बनाएगा। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाता है। अब कोणीय वेग बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कोणीय विस्थापन बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। तो बनाया गया कोण इंक्रीज करेगा, v इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, ये भी याद रखने वाली ये जो है रेडियन, रेडियन इसलिए क्योंकि थीटा का जो यूनिट है कोणीय विस्थापन का वो हो जाएगा रेडियन, और टी है समय। अब देखिए एंगल इंक्रीज करेगा, जब लिपटने लगेगा धागा तो इसका मतलब वो क्या होगा, एंगल इंक्रीज करेगा, मतलब कोणीय विस्थापन बढ़ेगा। अगर कोणीय विस्थापन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि W का मान भी बढ़ेगा, मतलब कोणीय वेग का मान भी बढ़ेगा। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन का होमवर्क दे देता हूं, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। एक गोल पीपे मतलब बैरल इस तरीके का है, ठीक है, को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। मतलब इसको खींच कर ले जाना हो, इससे बढ़िया है कि इसको लुढ़काते हुए ले जाओ, आसान होता है। सुगम मतलब आसान होता है। तो चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में के अलावा कई अन्य कारण हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। फिलहाल आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।